नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम सीटेट एसएसटी को ध्यान में रखते हुए सीरीज चल रही है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आपका जो एग्ज़ाम है 8 फरवरी को, उसको ध्यान में रखते हुए एसएसटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको मैं बता देता हूँ। एसएसटी में जो सिविक्स और आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 सेगमेंट है। तो सिविक्स का जो सिलेबस है सीटेट का, सीटेट के सिलेबस में सिविक्स के अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। तो वो 12 चैप्टर हम पूरा डिटेल में कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है, दो वो भी आप ले सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सीटेट एसएसटी सिविक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। आज हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री को। ज्योग्राफी हमारा साथ साथ चल ही रहा है, ज्योग्राफी के भी कई लेक्चर हो गए हैं। आज हम हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का एक बार सिलेबस देख लीजिए आप। हिस्ट्री का ये सिलेबस है जो आपके सीटेट के द्वारा दिया गया है। एक बार देखेंगे यहाँ। ये टॉपिक है आपके व्हेन वेयर एंड हाउ द अर्लीस्ट सोसाइटी ऑफ फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, फर्स्ट सिटीज, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर और कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ, कल्चरल एंड साइंस, और न्यू किंग और किंगडम के बारे में है। फिर दिल्ली की सल्तनत है, आर्किटेक्चर, एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर, और जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसको वो कैसे इस्टेब्लिश हुई, रूरल लाइफ और सोसाइटी कैसी थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, वुमेन एंड रिफॉर्म, महिलाओं के द्वारा जो सुधार, और चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये चैप्टर हैं आपके हिस्ट्री के। तो हम शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। तो ये देखिए आपके सामने सबसे पहले लिखा है इंडिया के नाम के बारे में जिक्र किया गया है। देखो, ये जो इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है। कहां से निकला है? इंडिया जो हम कहते हैं वो कहां से निकला है? इंडस से निकला है। और इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इसी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। 2500 साल पहले की बात है कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी ने सिंधु को हिंडस कहा। यानी कि 2500 वर्ष पहले की बात है जब उत्तर पश्चिम से, भारत के उत्तर पश्चिम से, ये आपका हो गया नॉर्थ और ये वेस्ट। तो यहाँ उत्तर पश्चिम से जो भारत में एंट्री लिए थे ईरानी और यूनानी, उन्होंने सिंधु को हिंडस कहा, इंडस को हिंदस कहा अथवा इंडस। इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है, ये जो नदी है उसके पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश है उसे इंडिया कहा गया। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग हमें उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख, यानी कि भारत, जिस जो लोग भारत को भारत कहते हैं उनके बारे में डिटेल हमें संस्कृत की शुरुआत के ऋग्वेद में मिलता है, शुरुआत के ऋग्वेद में मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ हमें जो बातें याद रखनी है वो क्या, कि इंडिया को इंडस रिवर के नाम पर इंडिया कहा जाता है। जो ईरानी और यूनानी आए थे वो लोग इंडस को हिंडस बोलते थे। ठीक है, और संस्कृत में जिसका अर्थ होता है सिंधु। तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले की बात है। और जब भारत की बात करें हम, तो भारत की जो डिटेल है हमें संस्कृत में मिलती है। और संस्कृत में मिलती है और किस ग्रंथ में मिलती है? तो ऋग्वेद का नाम का जो ग्रंथ है, 4 वेद हैं हमारे, उसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन वेद है, उसमें हमें डिटेल मिलती है। ठीक है, समझ गए? तो ये जो संस्कृत की शुरुआती ऋग्वेद है, ये जो 3500 वर्ष पुरानी, उसमें हमें ये डिटेल मिलती है इंडिया के नाम के बारे में। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे बताया गया है कि ये जो अतीत की जानकारी हमें मिलती है, अतीत की जो जानकारी हमें मिलती है, यानी कि जैसे आपके मन में सवाल आता होगा कि सर इतने लाख साल पहले, इतने मिलियंस साल पहले का इतिहास हमें जो अभी बताया जा रहा है, क्या ये इतिहास
के बारे में उस समय ऐसी ऐसी चीजें होती थी लाखों साल पहले, तो ये जानकारी हमें मिली कहाँ से जो आज हम इसको पढ़ रहे हैं? भाई किसी न किसी ने तो वो जानकारी दी होगी कि कई मिलियन साल पहले, दसों लाख साल पहले जो है ये सब हुआ था। तो उसके बारे में आज हमें जानकारी कैसे मिली, हम कैसे पढ़ रहे हैं उसको, कौन से सोर्स हैं हमारे पास जिनसे हम पता कर पाए कि उस टाइम पे भी ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हम सोर्सेस की बारे में बात करें, यानी कि अतीत की जानकारी, पास्ट इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली। तो ये जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है, ये अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना है। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, क्योंकि देखो तब कोई ऐसा तो है नहीं कि प्रिंटिंग मशीन चलती थी और प्रिंट किया जाता था, किताबें बनाई जाती थी। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी और ये पत्तों पर लिखावट की जाती थी। पेड़ के पत्ते होते हैं, उन पर लिखावट की जाती थी और फिर उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे सजोकर रखा जाता था। ठीक, तो ये जो हाथ से लिखी हुई हैं किताबें, इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मनुस्क्रिप्ट होती क्या है? तो ये पाम लीफ पर लिखी जाती है, ताड़ पत्रों पर लिखी जाती है ना। और ये हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो बुर्ज हैं ना, बुर्ज नाम का एक पेड़ है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार ब्रिच वार्क पर लिखी जाती हैं। ये यहाँ देख लीजिए। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन और औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। तो ये जो पांडुलिपि हमें मिली है, पांडुलिपि एक बार देख लो, ये है पांडुलिपि। ये क्या है? पांडुलिपि, ताड़पत्र पर लिखी गई पांडुलिपि। तो इन पांडुलिपि से ही हमें के बहुत सारी जानकारी मिलती है। औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है, राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, व्यवहार के बारे में जानकारी मिलती है। समझ रहे हैं? इन चीजों से मिली है जानकारी। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है पांडुलिपि, यानी कि मनुस्क्रिप्ट, जो हमें बताता है कि तब के टाइम पर कैसी चीजें हुआ करती थी। तो एक तो अतीत जानने का सोर्स ये हो गया। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख जो पत्थर पर लिखे जाते थे। ठीक है, तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, लिखे हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे, यानी कि लिखवाते थे पत्थरों पर, ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे, यानी कि जो कोई शासक होता था, राजा होता था, जब वो युद्ध जीत जाता था किसी से और किसी को हरा देता था, तो अपनी विजय विजय होने की खुशी में विजय के बारे में पूरी जानकारी एक जगह लिखवा देता था पत्थरों पर, जिससे जो लोग हैं उसको देखें, पढ़ें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो सुरक्षित रहें। तो आने वाली पीढ़ी को भी ये पता लग पाए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो राजा हैं, उन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे ऐसे हराया या जीता, जो भी है वो सारा रिकॉर्ड रखते थे वो। ठीक है, समझ गए? तो ये जो है इंस्क्रिप्शंस, ये देखो, ये पत्थर के ऊपर लिखी गई इंस्क्रिप्शंस है। पत्थर भी हो सकता है, कोई कठोर चीज भी हो सकती है, तो उस पर लिखे गए ये क्या है? इंस्क्रिप्शंस है। फिर तो देखो, पहला सोर्स तो हो गया मनुस्क्रिप्ट। अतीत जानने के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो अतीत जानने का सोर्स हो गया। हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कहां से? तो पहला पांडुलिपि यानी कि मनुस्क्रिप्ट, जो पत्तों पर लिखी जाती थी, उससे हमें मिली है जानकारी। दूसरा इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख, जो पत्थर पर लिखे जाते थे, उनसे हमें जानकारी मिली है। तीसरा है आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि जो इतिहास को अध्ययन करने वाले हैं। तो वास्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के जो अवशेष बचते हैं, जैसे इमारत उस समय थी, बनी थी, तो वो इमारत तो सुरक्षित नहीं रहेगी, आज तक डैमेज हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ ना कुछ अंश तो उपलब्ध हैं, कुछ ना कुछ टुकड़े, रिमेनिंग्स, अवशेष कुछ तो मिलेंगे। उनसे हम अध्ययन करके पता करते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है।
तो पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक। उसके बाद वे औजारों, हथियारों, ध्यान से समझिए, ये एक एक जो पॉइंट है ना वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जब क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है तो जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन स्टेटमेंट पूरी लाइन कॉपी कर ली जाती है एनसीईआरटी की। ठीक। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जमीन के अंदर खुदाई करेंगे और वो तलाश करते हैं कि कोई औजार मिल जाए, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, कुछ भी मिल जाए, उससे हम पता कर पाए कि ये चीज कितनी पुरानी है और उस पर डिजाइन क्या है, और इसका जो इस पर चित्रकला किस टाइप की है, किसकी पेंटिंग बनी है, किसकी इमेज है इस पर। तो उससे अंदाजा लगाते थे कि ये हिंदू रिलीजन से संबंधित है, मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है। इन चीजों से हमें पता लगा है। ठीक। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। तो जानवरों की हड्डियां, मछलियों की हड्डियां, चिड़ियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे, अतीत में लोग क्या क्या खाते थे। ठीक। अब बात आती है आपकी कि जो मनुष्य था, जो मानव था, उसका आरंभिक जीवन कैसा था। आरंभिक जीवन यानी कि जो अर्लीस्ट लाइफ है उस टाइम के लोगों की, वो कैसी रहा करती थी, उसके बारे में अब आपको एनसीईआरटी बता रही है। तो जो इस उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कौन सा, भारतीय उपमहाद्वीप, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह यानी कि हंटर और गैदरर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो 20 लाख साल पहले लोग यहाँ रहा करते थे उन्हें हम हंटर और गैदरर कहते हैं। हंटर का मतलब है शिकार करने वाले, गैदर का मतलब है खाना इकट्ठा करने वाले। ठीक। के नाम से जाना जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि भोजन इकट्ठा करने का जो इनका तरीका था वो क्या था कि हंटिंग, पहले शिकार करना तो ये शिकारी कहलाए, और फिर उस खाने को इकट्ठा करना तो ये गैदरर कहलाए। ठीक। तो उन्हें इस नाम से जाना जाता है क्योंकि वो खाने का इंतजाम इसी विधि का उपयोग करके करते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खाने के लिए वो किस पर डिपेंड थे, जंगली जानवरों पर। तो खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे तब के लोग, 20 लाख साल पहले के। मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे खाने के लिए। ये याद रखना है आपको। ठीक है। आगे बात करें, ये देखो चित्र, ये तब के होमोसेपियंस जो मनुष्य हैं वो हैं इस प्रकार से। देखो, ये कोई पुरुष या महिला जो भी है वो आपका खाने का इंतजाम कर रही है। ये भी सोच रहा है कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। और ये कुछ अलग ही सोच रहा है, ये अपने बच्चे को पीठ पर लेकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। ठीक है। इसने पेड़ इकट्ठा कर लिया है, इसने क्या कर लिया है, पेड़ इकट्ठा कर लिया है। एक सेकंड भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। एक सेकंड बस। ठीक है। तो ये लोग इस टाइप से लोग रहते थे। पत्थरों के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। अब ये लोग ना पत्थर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज, पत्थर का युग। तो पत्थर के औजारों का उपयोग करता था इंसान पेड़ की जड़ें खोदने के लिए, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था पत्थरों का उपयोग। तो जानवरों की जो चमड़ी होती थी उससे ये वस्त्र बनाते थे, और उसे सिलने के लिए पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर के औजार से उसमें छेद किया और उसको सिला। समझ गए।
लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे, उस टाइम के लोग गुफाओं में भी रहना शुरू कर दिए थे। तो लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे जिससे भैया उन वो बारिश से अपने आप को बचा सकें, खराब मौसम से अपने आप को बचा सकें, तेज हवाओं से उन्हें राहत मिले। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास होती थी। ये गुफाएं कहाँ होती थी? नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली के पास हुआ करती थी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर है आपका पुरा स्थल किसे कहते हैं? तो प्राचीन समय के जो अलग अलग स्थल हमें मिले हैं उनको हम कहते हैं साइट्स, एंशियंट साइट्स, प्राचीन स्थल। उस स्थान को कहते हैं प्राचीन स्थल जहां औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। यानी कि एक टाइम पर वहां इमारत हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। लेकिन आज खुदाई करने पर हमें पता लगा कि उस बिल्डिंग के उसमें रहने वाले लोगों के कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए। उससे हमने अंदाजा लगाया कि उस टाइम पे लोग कैसे रहा करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे बर्तन इस्तेमाल करते थे, औजार इस्तेमाल करते थे। तो जहां से ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं स्थल, पुरातत्व, प्राचीन स्थल। ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके लिए ये स्टडी का एक महत्वपूर्ण सेंटर होता है जहां से वो बहुत सारी चीजें खुदाई करके निकालते हैं और पता लगाते हैं उन चीजों के बारे में। अब आपका पूरा पाषाण काल के बारे में बताया गया है जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं या ओल्ड स्टोन एज। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ और 12,000 साल पहले तक माना जाता है। बीसी में चल रहा है ये टाइम, है ना, बिफोर क्राइस्ट। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जब हम ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री का 99% हिस्सा आपका पूरा पाषाण काल का है। यानी कि जो भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग में वो पूरा पाषाण काल में 99% देखने को मिलता है। समझ गए? क्लियर है? याद रखेंगे। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल यानी कि मीजोलिथिक। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी कि मौसम बदला, क्लाइमेट बदला, जलवायु बदली, है ना, पहले बहुत ठंडा हुआ करता था फिर थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हुआ। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण कहा जाता है। इसका समय देखो, जो पूरा पाषाण है वो 12,000 साल पहले खत्म हो रहा है। तो 12,000 साल के बाद से लेकर 10,000 साल पहले तक इस काल के पाषाण औजारों और आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। यहाँ पे इस काल में जो लोग थे वो पत्थर के औजार तो इस्तेमाल करते थे लेकिन वो बहुत छोटे छोटे औजार इस्तेमाल करते थे। तो उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब है छोटा, लिथ का मतलब है पत्थर। तो लघु पाषाण यानी कि माइक्रोलिथ कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मूठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यानी कि ये जो औजार बनाए जाते थे उनमें हड्डियों से एक हथिया बनाया जाता था जिसे हाथ से पकड़ा जाता था, और हड्डी नहीं तो उसकी जगह लकड़ियों के भी मूठे बनाए जाते थे ऐसे पकड़ के, जैसे चाकू होता है। तो चाकू तो जो लोहे का हिस्सा है, लोहे वाली बॉडी है, उससे हम काटने का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो चाकू के ऊपर, लोहे वाली बॉडी के ऊपर हाथ से पकड़ते टाइम वहां पे लकड़ी का एक कवर होता है, वैसे ही कवर लगाते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों भी इस दौरान बनाए जाते थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब आता है नव पाषाण युग यानी कि नया वाला। तो अगले युग की शुरुआत तो 10,000 साल पहले वो खत्म हो रहा है, 10,000 साल बाद से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10,000 साल पहले से होती है इसकी शुरुआत और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। तो ये ध्यान रखना है आपको, मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पालना शुरू किया वो कौन था? कुत्ता था, डॉग।
धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, यानी कि बाद में इन जानवरों को भी पालने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हुयुक तुर्की में है, और यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से एक चकमक पत्थर लाया जाता था, फ्लिंट, और लाल सागर, रेड सी से कौड़ियां लाई जाती थी, कौड़ी देखी होंगी आपने, और भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से सीपियां लाई जाती थी, शंख वाली तो यहाँ पे लाई जाती थी, इंपोर्ट भी होता था। फिर बात आती है खेती और पशुपालन की, फार्मिंग और हर्डिंग। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। जब लोगों ने पौधे लगाना शुरू कर दिए और जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया, उनका पालन शुरू कर दिया, तो इसे ही हम कहते हैं क्या? सेटलमेंट। ठीक है, बसने की प्रक्रिया। अब एक बुर्जा होम के बारे में जिक्र है आपके यहाँ, आपकी एनसीईआरटी में, कि बुर्जा होम उस टाइप के घर होते थे जो जम्मू कश्मीर में है। लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे खुदाई करके एक घर बनाते थे, उसे बुर्जा होम कहते हैं। तो बुर्जा होम वर्तमान कश्मीर में है। या बुर्जा होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक जैसे बेसमेंट बना देते हैं आज, वैसे ही जमीन के नीचे लोग घर बना के रहते थे, जिससे उन्हें वो ठंड से अपने आप को बचाते थे। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। फ्रांस में भी कई गुफाओं का जिक्र मिला है, तो वहां पे जो चित्रकारी की जाती थी गुफा की दीवारों पर, उसमें जो रंगों का प्रयोग किया जाता था, उसमें लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था उस कलर को। हड़प्पा सभ्यता की बात आती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ये पहला शहरी सभ्यता थी हमारे इतिहास की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल है जिसकी खोज हुई, वो हड़प्पा नाम का प्रथम स्थल है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसी को कहा जाता है। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये ज्यादातर आज के टाइम पे पाकिस्तान वाले एरिया में है। ठीक है, डिवाइड हो गया है तो, लेकिन वैसे कहाँ कहाँ फैली हुई है ये? तो हड़प्पा सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है और सिंध प्रांत है, वहां पे कुछ नगर हैं इसके हड़प्पा सभ्यता के। और भारत के अंदर कहाँ पे हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में इसके नगर मिलते हैं। ठीक है, जैसे लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, राखी गढ़ी, कालीबंगा, तो ये हो गए। और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो वगैरह, हड़प्पा वगैरह। ठीक है, ये देखो, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। इन सभी जगहों से आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग चीजें, वस्तुएं मिली हैं। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पर काले रंग के चित्र बनाए थे, और पत्थर के बांट मिले हैं वजन करने के लिए, मोहरें मिली हैं मन के यानी कि मोती, तांबे के उपकरण मिले हैं, और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं, ब्लेड जैसे पंखे में होते हैं। तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, यानी कि यहां समझ लो, जैसे ये समतल जमीन है और यहाँ पे जो बना है ये इसे बोला गया है दुर्ग, सिटाडेल, और ये है लोअर पार्ट, लोअर पार्ट। तो इस प्रकार के घर बने होते थे वहां पे, एक ऊंचाई वाले स्थानों पर और एक नीचे वाले स्थान पर बने होते थे। ठीक है, याद रखेंगे। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ब्रिक्स से बनती थी, बैक्ड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी दीवारें? पकी हुई ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वहां पे एक खास तालाब था जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, महान स्नानगार कहते हैं।
जहां पे कई संख्या में लोग एक साथ नहाया करते होंगे, ऐसा माना जाता है। कालीबंगा और लोथल जो जगह हैं, इन अन्य नगरों में अग्नि कुंड भी मिले हैं, अग्नि कुंड, फायर ऑल्टर, जिससे ये पता लगता है कि ये लोग यज्ञ भी करते थे, यज्ञ करने का काम भी करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, स्टोर हाउस। ठीक है। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ऐसा सबूत मिला है। मेहरगढ़ जो साइट है, वहां 7,000 साल पहले मेहरगढ़ साइट में कपास की खेती भी होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ है, ऐसा बोला गया है। हड़प्पा के नगर के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हो गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर थे उनका अंत हो गया है, वो अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हो गई थी। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ है। अन्य नगरों का विकास कब हुआ है? 2500 साल पहले। अब आते हैं, ये लोग ना कुछ सामान का आयात भी करते थे दूसरे देशों से, जैसे कांसा है ब्रॉन्ज बनाने के लिए, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात। तो देखो, तांबा और टिन दो चीजों का उपयोग करते थे जो, और तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बना देते थे, ब्रॉन्ज बना देते थे। तो ये जो टिन है, टिन कहाँ से मंगाते थे? ये ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात ये कर्नाटक से करते थे। और भी कोई बहुमूल्य पत्थर थे, उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। फिर टिन और तांबे को मिलाकर कांसा बना दिया जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सभ्यता का अंत कैसे हो गया? जब ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता इतनी अच्छी थी, तो अंत कैसे हो गया? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, इसलिए सब मर गए। अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान खाकर समाप्त कर दिए, तो अब कुछ बचा नहीं, तो मर गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, सब में तो नहीं हुआ होगा। तो पूरी सभ्यता कैसे खत्म हो गई? बाढ़ आई या सूखा पड़ा तो वो कुछ ही इलाकों में पड़ा होगा, सब में थोड़ी ना। तो कोई क्लियर रीजन नहीं है इसके पीछे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया। सब इतिहासकारों का अलग अलग मत है इसको लेकर, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।